हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आज ही हमारी हिंदी का दूसरा क्लास है। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि हमारी हिंदी की सिलेबस क्या है, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे हम हिंदी को, और इस पे भी बात किया था कि हमारे जो डाउट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे। तो आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा रहेगा कि पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे, देन अपना थ्योरी का पोर्शन करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्टार्ट करने का यही कारण है कि आप अच्छे से समझ पाओ कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी करें। ठीक है, तो चलिए हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज का आज ये पहला क्लास शुरू करते हैं। आज ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज का पहला क्लास है और आज हम लोग करने जा रहे हैं 2006 का क्वेश्चन। ठीक है, 2006 में आपसे पूछ रहा है हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। क्या पूछ रहा है आपसे? हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन में दे रखे हैं ए में मगधी से, बी में वैदिक संस्कृत से, सी में लौकिक संस्कृत से और डी में दिया है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौरसेनी अपभ्रंश। कुछ बच्चे के मन में डाउट हो रहा होगा कि सारे भाषाओं की जननी, हिंदी की जननी, हिंदी भाषा की जननी तो हिंदी संस्कृत है, फिर मैम कैसे बता रही है कि आप सौरसेनी अपभ्रंश है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि संस्कृत से हिंदी आते आते भाषा के कई चरण में, मतलब भाषा के कई चरण आए। जैसे संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के ही जो कुछ देसी और अपभ्रंश के ही जो कुछ देसी और सरल भाषा थे उसको हम लोगों ने अवहट कहा। अपभ्रंश के देसी भाषा को और सरल भाषा को हम लोगों ने अवहट कहा और अवहट से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो इसीलिए ये अपभ्रंश जो है भाषा के अंतिम चरण में, मतलब भाषा के विकास के अंतिम चरण में अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। इसी के जो देसी और सरल भाषा थे उसको हम लोगों ने हिंदी में, इसी अपभ्रंश के जो देसी और सरल भाषा थे उसको हम लोगों ने अवहट कहा और इसी अवहट से हमारा हिंदी आया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है आपके सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर अपभ्रंश से। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में दे देगा कि आपके हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ तो भी आप अपभ्रंश लगाएंगे। आपसे पूछ देगा कि हिंदी का उद्भव किससे हुआ तो भी आप अपभ्रंश लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है हिंदी निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है। ये हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है और ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरुमुखी, बी में दिया हुआ ब्राह्मी, सी में दिया हुआ है देवनागरी और डी में दिया हुआ खरोष्टी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी जो है हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। इससे बच्चों एक और क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में पूछ लेंगे ऐसे कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था। तो हमारी देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ठीक है, हमारी देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि से। ये जो ब्राह्मी है इसी से हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। अब बात कर लेते हैं गुरुमुखी की। तो इसका अर्थ होता है गुरु के मुंह से निकली हुई, गुरु के मुंह से निकली
हुई। और इसे आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसको मैं लिख देती हूँ, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ये जो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ, ये सब भी आपको नोट करते चलना है। ठीक है ना। बात करें खरोष्ठी लिपि की, तो इसको गांधारी लिपि भी बोलते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ अभी भी ये लिखे जाते हैं, क्योंकि गांधार को ही नया नाम अफ़गानिस्तान बोलते हैं हम लोग। और खरोष्ठी लिपि में बच्चों सम्राट अशोक के कुछ अभिलेख मिले हैं। शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा, ये मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी जो है, ये मनसेहरा, ये शाहबाज गढ़ी, ये जो है ना अभिलेख सम्राट अशोक के, ये किस में लिखा हुआ है? तो खरोष्ठी लिपि या गांधारी लिपि में। ठीक है, क्लियर है सभी को। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे जो संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो। क्या संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो बच्चों अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है कि हमारे जो संघ की भाषा है वो हिंदी होगी, मतलब राज्य भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आपके राज्य भाषा हिंदी से एक और क्वेश्चन बनता है, पूछ लिया जाता है किसी किसी एग्ज़ाम में, आपको जीके में इसमें भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, कि हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? हिंदी को राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? तो आपको 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। ठीक है, सभी कोई नोट कर लेंगे कि हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया था। और इसी 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। क्लियर है सभी को। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आपसे पूछ रहा है सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। मतलब सर्वप्रथम हिंदी भाषा में समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए में दिया हुआ 1821 को, ऑप्शन बी में दिया हुआ सन 1849 को, ऑप्शन सी में दिया हुआ सन 1826 को, और ऑप्शन डी में दिया हुआ सन 1827 को। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है हिंदी भाषा में समाचार पत्र सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था वो था 30 मई 1826 ईस्वी को। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, 1826 सर्वप्रथम हिंदी भाषा में समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो 30 मई 1826 को हुआ था। इससे यहाँ एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था उस समाचार पत्र का? ठीक है, तो समाचार पत्र का नाम था हमारा उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कि उदंत मार्तंड जो है सर्वप्रथम हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पर तो पूछा था कि सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, तो हमने बता दिया 30 मई 1826 ईस्वी को उदंत मार्तंड। लेकिन आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि सर्वप्रथम भारतीय भाषा में, यहाँ हिंदी है ना, हिंदी नहीं, किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था सर्वप्रथम किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र? तो वो था दिग्दर्शक। दिग्दर्शक कितना ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? तो 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में हमारा दिग्दर्शक प्रकाशित हुआ था। और इसकी भाषा क्या थी? तो ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, बांग्ला में ये दिग्दर्शक प्रकाशित हुआ था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि निर्विवाद रूप से सर्वप्रथम भारतीय भाषा में, आपको ये ध्यान देना है, हिंदी भाषा और भारतीय भाषा में अंतर है। तो इससे आपको पूछ लेगा कि निर्विवाद रूप से भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, नहीं, पहला समाचार पत्र ऐसे पूछ लेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका बच्चों? तो समाचार पत्र आपका हो जाएगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो था आपका निर्विवाद रूप से पहला भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, जो 1821 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके जो संपादन जिन्होंने किया था वो थे राजा राम मोहन राय। आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संवाद कौमुदी के प्रबंधक संपादक कौन थे? तो आप क्या लगाओगे? राजा राम मोहन राय क्या थे? प्रबंधक संपादक कौन थे संवाद कौमुदी के? तो राजा राम मोहन राय। ये सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे अपने नोट्स में। और जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे ये सब जीके में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब सभी जानते हैं जीके का तो कोई सिलेबस नहीं होता, वो अंडर दिस का है, सभी जीके ही है। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है विष्ठा शब्द का तद्भव शब्द क्या है? विष्ठा जो एक तत्सम शब्द है और इसका बोल रहा है कि तद्भव शब्द क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। ठीक है, तत्सम और यहाँ तद्भव। ठीक है, तो तत्सम जो है तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है और तद्भव जो है वो तत् प्लस भव से बना है। ठीक है, तत् का मतलब होता है उसके किसके? तो संस्कृत के। और सम का मतलब होता है समान। तो क्या हो गया? तत्सम हो गया उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द हम लोग सीधे परिवर्तन नहीं किए, जो संस्कृत के शब्द है बिना परिवर्तन के जो हम लोग हिंदी में उपयोग करते हैं उसको तत्सम कहते हैं। ठीक है, और ये तद्भव मतलब होता है, तत् मतलब उसके, भव मतलब होना या फिर परिवर्तन, यहाँ हो गया। और यहाँ उसके से क्या मतलब हुआ? उसके किसके? तो संस्कृत के शब्द में परिवर्तन करके जो हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन वाले शब्द। ठीक है, तो जो सीधे संस्कृत शब्द होंगे वो तत्सम हो गया और जो
हिंदी में परिवर्तन कर देते हैं हम लोग, वो तद्भव हो गए। सभी को क्लियर है कि तत्सम किसको कहते हैं और तद्भव किसको कहते हैं। हम लोग तत्सम कहते हैं संस्कृत के ही शब्द को तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के शब्द में जब हम लोग परिवर्तन कर देते हैं तो उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा कि विष्ठा शब्द का तद्भव क्या है, और आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है विष, बी में दिया हुआ है वीन, सी में दिया हुआ है विहि और डी में दिया हुआ है वीट। तो बच्चे इसका आंसर आपका हो जाएगा वीट। ठीक है, जब हम लोग तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे ना, तो वहाँ मैं तत्सम और तद्भव पहचानने के आपको नियम भी बताऊंगी, और कुछ ऐसे तत्सम हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो जब हम लोग तत्सम और तद्भव करेंगे तब उसको देखेंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सज्जन, ये सज्जन जो है शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सज्जन जो है कौन सा संधि है। सज्जन, ठीक है। तो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा है कि जब शब्द में चौ चौ, जौ जौ, ल ल और नौ नौ हो तो ये जो आधा वर्ण है वो त हो जाता है, आधा वर्ण त हो जाता है, और ये बाद वाला ऐसे के ऐसे लिख देते। तो इसका पहले संधि विच्छेद कैसे हो जाएगा, सत जोड़ जन, ठीक है, सत जोड़ जन हो गया ये। तो इसका ये संधि विच्छेद हो गया सत जोड़ जन हमारे नियम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आधा जौ और जौ है, और ये आपका कौन सा संधि है, तो ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, और यहाँ पर जौ जौ जो है इसलिए हम एक जौ को त में बदल दिए और दूसरा जन को वैसे ही लिख दिए, तो इसका हो गया सत प्लस जन। तो ये देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है सत प्लस जन। ओह, आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है सत प्लस जन, तो आपका ये हो जाएगा सही संधि विच्छेद सत प्लस जन। जब हम लोग संधि का टॉपिक पढ़ेंगे ना तो डिटेल में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो 5 भेद है उनको भी पहचानने का और उसके विच्छेद करने के नियम को भी हम लोग पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में संधि से जो भी आए तो छूटे नहीं, क्योंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में गंगा यमुना में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है अव्ययी भाव समास, बी में द्विगु समास, सी में द्वंद्व समास और डी में तत्पुरुष समास। तो ये जो गंगा और यमुना है इसका हमको समास बताना है। तो यहाँ दोनों पद प्रधान है, गंगा की भी प्रधानता है और यमुना की भी प्रधानता। तो जिस समास में दोनों पद की प्रधानता हो, कौन से समास कहते हैं उसको। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। अब आगे हम लोग अव्ययी भाव समास भी देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, इसमें बोलते हैं ना कि जिसका पहला पद प्रधान हो, इसका पहचानने का नियम है पहला पद प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसमें जो है ना बच्चों उपसर्ग लगा होता है। क्या लगा होता है, उपसर्ग। उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा उदाहरण, जैसे यथा संभव, आजन्म, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, सब में उपसर्ग लगा है। यथा, आ, प्रति और प्रति वर्ष। ठीक है, एक और आपका अव्ययी भाव समास पहचानने का नियम है कि अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसे भी अव्ययी भाव समास ही कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ धरा
धर, ठीक है। इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे बोलूं रातों रात, ठीक है। तो ये सब आपका क्या हो गया, अव्ययी भाव समास होगा। अब हम लोग द्विगु समास भी देख लेते हैं। द्विगु समास हम लोग उसको कहते हैं जिसका पूर्व पद मतलब पहला पद जो हो संख्यावाची हो, जैसे नवग्रह, नवग्रह, दोपहर, पंचतंत्र, ये सब आपके द्विगु समास के उदाहरण हो गए, क्योंकि इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची। अगर बात करें हम लोग तत्पुरुष समास की, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें कर्ता का जो होता है चिन्ह होता है, जिसका लोप हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ माखन चोर, तो क्या हो गया, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, या माखन से ज़्यादा ये जो चोर है इसकी प्रधानता है। ये चोर कौन सा है, माखन को चुराने वाला है, लेकिन ये माखन को चुराने वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया माखन चोर, इसमें ये कर्ता चिन्ह हो गया। और एक उदाहरण देते हैं हम लोग, गंगा जल, गंगा जल क्या हो गया, गंगा का जल, ठीक है। गंगा जल का मतलब हो गया गंगा का जल, किसका जल, तो गंगा का जल, यहाँ जल की प्रधानता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि तत्पुरुष समास में जो है, इसलिए कहते हैं कि तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद की प्रधानता होती। सभी को समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है बदौलत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उपसर्ग किसको कहते हैं, ठीक है। किसी भी शब्द के आगे में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं। क्या करते हैं, किसी भी शब्द के पहले, जैसे ये जय है, इसमें हम परा जोड़ देंगे तो ये एक नया शब्द बन गया, क्या, परा जय। और परा क्या है, उपसर्ग। ये क्या किया, जय के आगे लग के इसका अर्थ बदल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बदौलत में कौन सा उपसर्ग है, बदौलत में कौन सा उपसर्ग है। तो ये जो दौलत है आपका एक शब्द है, ठीक है। दौलत एक शब्द है और इसके आगे क्या लगा हुआ है, ब, तो बदौलत में कौन सा उपसर्ग हो गया, बदौलत में ब उपसर्ग हो गया। बदौलत में कौन सा उपसर्ग है, ब है। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, ब, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दे रहा है ब, तो आपको बदौलत का क्या हो जाएगा उपसर्ग, ब, ठीक है। समझ में आ गई सभी को। जब उपसर्ग पढ़ेंगे तो प्रत्यय भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, तो उसमें आप लोग का और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछ रहा है बच्चों, निषेध शब्द का विलोम क्या है। और ऑप्शन में दिया हुआ है ए स्वीकृत, बी स्वीकार, सी विधि और डी निश्चित। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा निषेध का विलोम विधि, ठीक है, विधि। इसके ऑप्शंस पे भी एक नज़र देख लेते हैं। तो ये स्वीकृत का आपका क्या हो जाएगा विलोम, और स्वीकृत, स्वीकृत मतलब किसी को स्वीकार करना, और स्वीकृत मतलब स्वीकार नहीं करना। आपने किसी को वेट दिया, उन्होंने रख लिया तो उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर दिया, और वो लौटा दिया तो हो गया अस्वीकृत, नहीं रखा तो भाई स्वीकार का क्या हो गया, अस्वीकार। निश्चित का क्या हो गया, अनिश्चित, ठीक है।
निश्चित का विलोम शब्द हो गया अनिश्चित। ये आपके विलोम शब्द एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। 2020 में भी आया है विलोम शब्द, 2021 में आया। तो विलोम शब्द आप लोग अभी से बच्चों देखते चलिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम ये सब याद न करना पड़े। इसलिए विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे जितने भी हैं ना शब्द समूह, उन सबको देखते चलिए। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा निम्न में से लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो नहीं है जानने के लिए तो हमको देखना पड़ेगा कि लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या दिए हुए, ए कमला, बी पद्मा, सी इंदिरा, डी गिरा। तो बच्चों अगर आप देखोगे ए कमला, तो ये भी आपके लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। बी पद्मा, ये भी आपके लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। और सी इंदिरा भी जो है आपकी लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गिरा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आप लोग के लिए एक HW है कि अभी से पर्यायवाची शब्द देखते चलिए, क्योंकि ये 100% कन्फर्म आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। 1-2 साल ऐसा हुआ हो जिसमें नहीं पूछा हो, नहीं तो हर साल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा मतलब 5 नंबर आपके, अगर अभी से आप देखते चलोगे तो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है शिव का उपासक क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता है शिव का उपासक क्या कहलाता है। चलिए आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है शिव भक्त, बी में दिया हुआ है शाक्त, सी में दिया हुआ है शैव और डी में दिया हुआ है वैष्णव। तो भगवान शिव के जो उपासक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शैव। क्या कहते हैं, शैव। भगवान शिव के उपासक को कहते हैं शैव। और ये शाक्त माता के जो उपासक है ना, माता के, उनको कहते हैं शैव या देवी के उपासक। अगर आपके एग्जाम में कभी पूछ दे कि देवी के उपासक को क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, शाक्त। ठीक है, और ये जो ऑप्शन डी में दिया है वैष्णव, तो भगवान विष्णु के, किसके, भगवान विष्णु के जो भी उपासक है उसको हम लोग कहते हैं वैष्णव। ठीक है, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग उसमें एक ऐसे स्टार बना लोगे, ऐसे या फिर ऐसे, जैसे भी हो, एक स्टार या एक हैच का साइन जो भी हो आप लोग बनाते चलेंगे। क्योंकि जब आपके, हम लोगों को कितना करना है, 2006 से 2021 तक के प्रीवियस ईयर्स करने हैं। ठीक है, तो 2006 से जब 13 तक आप कर लेंगे, तब एक लाइव सेशन होगा आपका 8 इयर्स का प्रीवियस ईयर होने के बाद। उसमें जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना, जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, तो आप पूछेंगे और मैं आपको वही लाइव सेशन में बताऊंगी कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन में आपको ये दिक्कत हुई तो क्यों दिक्कत हुई, आपको पूछना है। इसीलिए अभी से सब में स्टार लगा के चलिए। जिसमें भी आपको दिक्कत है, और नई दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी से हम लोग को ये करते चलना है। फिर आपका 2013 से जब 21 तक का कराएंगे, हो जाएगा प्रीवियस ईयर, तो एक बार हम लोग डाउट सेशन लेंगे आपके टीच मी ऐप पे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सबको गुड बाय, धन्यवाद।